डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नाउन क्लॉज और फिर इसके बाद पढ़ा आपने एडजेक्टिव क्लॉज। आपने देखा कि इन दोनों ही क्लॉजेस का प्रयोग करके हम किस प्रकार से किसी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना कर लेते हैं। अब आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले एडवर्ब क्लॉज क्या होती है, किस प्रकार से फंक्शन करती है, ये तो हम जरा बाद में बात करेंगे। पहले एडवर्ब क्लॉज की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज इज अ क्लॉज। सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है विच डज, जो काम करती है द वर्क ऑफ एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम करती है। अब यहां पर एक बात आती है कि एडवर्ब का काम क्या होता है, तो चलिए जरा जान लेते हैं एडवर्ब का काम क्या होता है। तो सिंपली आप लोगों ने बचपन से ही एडवर्ब की डेफिनेशन को पढ़ा होगा, तो और आप जानते होंगे कि एडवर्ब का काम क्या होता है। तो सिंपली मैं आपको बतला देता हूं, हिंदी में उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। लेकिन क्रिया की ही अकेली विशेषता नहीं बतलाता। इनफैक्ट एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है या उनको मॉडिफाई करता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एडवर्ब किस प्रकार से काम करता है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो सिंपली आप देखते हैं कि यहां पर ये ही सब्जेक्ट है और ये रन्स इस सेंटेंस की वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एक वर्ड है फास्ट। जरा इस सेंटेंस को पढ़ें। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये जो फास्ट नामक जो वर्ड है, इनफैक्ट ये रन्स मीन्स वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और दौड़ने के बारे में बतलाया जा रहा है कि आखिर दौड़ा कैसे जा रहा है। ओके, सो इसी एक शब्द को कहते हैं एडवर्ब। ऑलराइट, ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे। अगले सेंटेंस में जरा देखते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट। ओके, यहां पर इस सेंटेंस में हमने केवल एक वर्ड और यहां पर ऐड किया है और वह है वेरी। अब जरा देखते हैं, ही रन्स वो दौड़ता है, फास्ट तेज दौड़ता है। अब वो तेज, ये जो तेज दौड़ना हुआ, ये तो एक्चुअली रन को मॉडिफाई कर रहा है, बट यहां पर ये जो वेरी नामक जो वर्ड है, ये वर्ड क्या कर रहा है, ये वर्ड इस फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। यानी तेज दौड़ना, और तेज कैसा, कितना तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना। ओके, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो वेरी नाम का वर्ड है, ये इस एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। ओके, अगला सेंटेंस जरा देखते हैं, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस को जरा देखते हैं तो वह है अत्यंत सुंदर। तो ये जो सुंदर नामक शब्द है, ये किसकी विशेषता बतला रहा है, ये सी को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, तो ये तो एडजेक्टिव हुआ, इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल नामक वर्ड है, ये किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा। इनफैक्ट ये ब्यूटीफुल नामक वर्ड सी मीन्स जो प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। अब देखते हैं जरा, इस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली। सुंदर है तो कितनी सुंदर है, एक्सट्रीमली, अत्यंत सुंदर है। अब आप देख रहे हैं कि इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड है एक्सट्रीमली, तो इसको भी हम एडवर्ब ही बोलते हैं। ऑलराइट, तो आपने यहाँ पर इन तीन सेंटेंसेस में देखा कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर देता है, या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये अभी और भी कुछ दो चीज़ों को और भी मॉडिफाई करता है, बट यहाँ पर हम अभी बात करने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज की। तो सिंपली आप समझिए, फिर से एक बार देख लीजिए। सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो एडवर्ब का काम करती है। अब बात आती है कि एक सबॉर्डिनेट क्लॉज सबसे पहले तो आप जानते ही हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्लॉज के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो क्लॉज क्या होती है। सिंपली अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए आप आई बटन में, वहाँ पर आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे या डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, वहाँ पर देखिए। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर आपको दूंगा। आइए जरा यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये रखी हुई है उसकी प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, और ये प्रिंसिपल मीन्स मेन क्लॉज, और ये यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली ये एक क्लॉज रखी हुई है जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि उसकी मेन क्लॉज में रखी हुई किसी वर्ब मीन्स
वर्ब के बारे में। अगर ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो ऐसा ही कोई काम करे, जैसे ये वर्ड काम कर रहा है, फास्ट नामक वर्ड काम कर रहा है, किसकी विशेषता बतला रहा है? रंस की विशेषता बतला रहा है, अर्थात रंस को मॉडिफाई कर रहा है। या यहाँ पर ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब को ही ये मॉडिफाई कर रहा है। या यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने मेन क्लॉज में रखी हुई जो वर्ब है उस वर्ब को मॉडिफाई कर रही होगी। अच्छा, मॉडिफाई कितने प्रकार से करेगी अभी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि इतने प्रकार से वो मॉडिफाई करेगी ये। और फिर इसके बाद आप देखते हैं कि अगर कोई मेन क्लॉज में ही रखा हुआ कोई एडवर्ब रखा हुआ है तो पॉसिबली हो सकता है कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है मेन क्लॉज में रखे हुए एडवर्ब को मॉडिफाई करे या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। तो इस प्रकार से वो क्लॉज जो अपनी मेन क्लॉज के लिए वास्तव में इतने ढेर सारे काम करती है, ये काम किसके हैं? ये एक्चुअली एडवर्ब के ही सारे के सारे काम हैं। तो आप देखेंगे कि एडवर्ब के काम क्या हैं। तो एडवर्ब कौन कौन से काम करेगा, तो ध्यान में रखिए कि एडवर्ब काम करेगा टाइम बतलाने का। मीन्स ये जो क्लॉज होगी ये वास्तव में पूरी की पूरी क्लॉज मेन क्लॉज में रखी हुई वर्ब के टाइम के बारे में डिस्कस करेगी या टाइम को बतलाएगी कि ये क्रिया इनफैक्ट कब घटित हुई या कब घटित होने वाली है। या फिर आप देखेंगे प्लेस, ये वाली जो क्लॉज है ये आपको बतलाएगी कि ये क्रिया, इस क्रिया के घटित होने का स्थान कहाँ है। या फिर आप देखेंगे रीज़न, ये जो क्लॉज है ये रीज़न बतलाएगी इसी वर्ब के घटित होने का। मीन्स ये जो एक्शन है इसके घटित होने का रीज़न बतलाएगी। और इस प्रकार से आप देख लें कि ये रिजल्ट बतलाएगी, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कंडीशन, पर्पस एंड मैनर। ये 9 प्रकार की चीज़ें ये वाली क्लॉज वास्तव में अपनी मेन क्लॉज के लिए बतलाएगी। और बस उन्हीं क्लॉजेस को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि वो वास्तव में जो कंजंक्शंस हैं, टाइम्स को शो करने वाले कंजंक्शंस हैं और ये जो 9 प्रकार को शो करने वाले कंजंक्शंस हैं, ये अबाउट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 50 कंजंक्शंस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल दोज 50 कंजंक्शंस इन जस्ट वन वीडियो। सो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको धीरे धीरे करके सारे कंजंक्शंस और उनका करेक्ट यूज़ मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एडवर्ब का सबसे पहला काम होता है टाइम शो करना। अब देखिए यहाँ पर टाइम को शो करने वाले ये कंजंक्शंस हैं। तो अब आपको ये समझना है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज इन कंजंक्शंस से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, और अगर इन कंजंक्शन से कोई क्लॉज शुरू होती है तो अपनी मेन क्लॉज के लिए टाइम शो करने का काम करेगी। अर्थात वो मेन क्लॉज की जो वर्ब है, मीन्स जो क्रिया है, वो क्रिया या जो एक्शन है वो कब घटित हो रहा है इसके बारे में जानकारी देगी। इस प्रकार से इन कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो क्लॉज है वो अपनी मेन क्लॉज की वर्ब को मॉडिफाई करेगी। चलिए इनके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जरा देखते हैं पहले एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं। आई रीच्ड हिज हाउस, मैं उसके घर पहुंचा। और दूसरा सेंटेंस है आई फाउंड हिम एस्लीप एट दैट टाइम, मैंने उसे उस समय सोते हुए पाया। तो आप ज़रा गौर करिए इस सेंटेंस में एक ये जो फ्रेज़ है एट दैट टाइम, उस समय मैंने उसे सोते हुए पाया। तो ज़रा गौर करें उस समय क्या हुआ, यानी किस समय। ये जो एट दैट टाइम है, हमने जब उसे सोते हुए पाया तो किस समय पाया? उस समय पाया जब मैं उसके घर पहुंचा। ऑलराइट, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे कह दिया जाए व्हेन आई, तो आप कुछ इस तरीके से इन दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। देखिए जरा कैसे जोड़ा। व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, जब मैं उसके घर पहुंचा। आई फाउंड हिम एस्लीप, मैंने उसे सोया हुआ पाया। ऑलराइट, और आपने एट दैट टाइम को रिमूव कर दिया, क्योंकि ये जो एट दैट टाइम है, ये एट दैट टाइम क्या है? उस समय। किस समय? जब ये हुआ, जब मैं उसके घर पहुंचा तब मैंने उसे सोते हुए पाया। तो आप जरा अब यहाँ पर देखिए कि जो एट दैट टाइम वो वास्तव में इस एक्शन की ओर इशारा कर रहा है, यानी मैंने उसे पाया सोते हुए। तो कब पाया? जब मैं उसके घर पहुंचा। ऑलराइट, तो ये जो क्लॉज है ये अब एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज अपनी प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब इसको मॉडिफाई करने लग गई, अर्थात इस क्रिया के घटित होने के टाइम को शो करने लग गई। ऑलराइट, अब एक चीज़ मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आप चाहे तो किसी एडवर्ब क्लॉज को स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेन क्लॉज को पहले लिख सकते हैं। और अगर मेन क्लॉज को पहले लिख दिया तो फिर ये बीच वाला
कॉमा नहीं लगेगा और हम इसे पहले लिख देंगे और बाद में इसे रख सकते हैं। कुछ ऐसे बोल सकते हैं, आई फाउंड हिम एस्लीप When I reached his home, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप when का प्रयोग इस तरीके से करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। I think of her frequently, मैं उसके बारे में अक्सर सोचता हूँ। ओके, I begin to smile every time, और मैं हर बार मुस्कुराने लगता हूँ। तो इसमें क्या है, यहाँ पर frequently मीन्स बार बार होने वाली अगर घटना होती है तो वहाँ पर हम whenever का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम कह देते हैं I begin to, अब जरा देखिए यहाँ पर I begin to smile, मैं मुस्कुराने लगता हूँ कब, जब या जब कभी भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ। I think of her होना चाहिए, I think of her। तो जब कभी या जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ मैं मुस्कुराने लगता हूँ। तो अब आप जरा देखिए, मुस्कुराने का काम कब होता है, कब, जब मैं सोचता हूँ। तो आप देखिए इस क्रिया को मॉडिफाई कर रही है ये पूरी की पूरी क्लॉज। जब मैं ऐसा करता हूँ तब ऐसा होता है। तो आप देख रहे हैं कि मेन क्लॉज की वर्ब को ये मॉडिफाई कर रही है, अर्थात मेन क्लॉज में होने वाले वर्ब के घटित होने का या एक्शन के घटित होने के टाइम को शो कर रही है। अब आगे देखते हैं। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, और पेशेंट तो पहले ही मर चुका था। यहाँ इन दोनों वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये जो काम हुआ ये पहले हुआ और ये काम हुआ तो बाद में हुआ। डॉक्टर केम, आया, बट पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, पेशेंट पहले ही मर चुका था तो ये पहले काम हुआ। तो अब आपको माय डियर स्टूडेंट्स मैं बतला देता हूँ कि आपने आफ्टर एंड बिफोर नामक जो कंजंक्शंस है इनका यूज़ आपने पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय आपने खूब किया होगा। जी हाँ, तो आपको देखना है कि जब कभी भी हम आफ्टर या बिफोर नामक जो कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उनमें से एक सेंटेंस हमेशा ही पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और दूसरा सेंटेंस हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अगर आप पास्ट टेंस में किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि जो क्रिया या जो एक्शन पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो एक्शन बाद में घटित होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ऑलराइट, तो इन दोनों सेंटेंसेस को हम कुछ इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। कैसे? द पेशेंट, अब देखिए आपने यहां पर क्या किया है, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। तो ये जो एक्शन हुआ इस एक्शन को ही वास्तव में यहां पर ये जो क्लॉज है इस एक्शन के घटित होने का टाइम शो कर रही है। देखिए द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था तो कब मरा? डॉक्टर के आने से पहले। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कि ये जो क्लॉज है ये क्लॉज एक्चुअली इस एक्शन के घटित होने के टाइम को मॉडिफाई कर रही है। ऑलराइट, यानी टाइम के बारे में बतला रही है कि ये घटना कब हुई। इस प्रकार से ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हुई। अगला सेंटेंस देखते हैं। गोपाल फिनिश्ड हिज वर्क, गोपाल ने अपना काम समाप्त किया। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम, और मैं उसका इंतज़ार करता रहा। तो कब तक इंतजार करता रहा? जब तक गोपाल ने अपने काम को समाप्त किया। तो अब आप यहाँ पर इस तरह के कंजंक्शंस लगा सकते हैं। देखिए जरा, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज, आप इन तीनों ही कंजंक्शंस को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। किस प्रकार से? ज़रा गौर करें। टिल का मीन्स होता है तक और इसका नेगेटिव होता है अनटिल। अगर अनटिल लग जाता है तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है, उसका मीनिंग जो निकलता है वो नेगेटिव मीन्स तक नहीं, उसका अर्थ निकलता है। एज लॉन्ग एज मीन्स उतनी देर तक। तो आप ज़रा देखें इन कंजंक्शंस का प्रयोग करके आप इस तरह के सेंटेंसेस को आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ओके, ज़रा देखिए। तो देखिए जरा, इन दो सेंटेंसेस को हमने किन तीन प्रकार से जोड़ दिया है या भिन्न भिन्न कंजंक्शंस का यूज़ करके हमने इन्हें जोड़ दिया है। देखिए हमने यहाँ पर टिल का यूज़ किया, एंटिल का यूज़ किया एंड एज लॉन्ग एज का यूज़ किया। किस प्रकार से? गोपाल फिनिश्ड हिज वर्क, गोपाल ने अपना काम समाप्त किया। आई केप्ट ऑन वेटिंग, मैं इंतज़ार करता रहा फॉर हिम, मैं उसका इंतज़ार करता रहा। देखिए आप इन वाक्यों को कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर जोड़ा आई केप्ट ऑन वेटिंग, मैं इंतज़ार करता रहा। किसका? वेटिंग फॉर गोपाल,
मैं गोपाल का इंतज़ार करता रहा। कब तक इंतज़ार करता रहा, यानी ये वाला जो एक्शन हुआ ये कब तक हुआ, टिल ही फिनिश्ड हिज वर्क, जब तक उसने अपना काम समाप्त नहीं किया, अर्थात उसके काम समाप्त करने तक, इसका अर्थ होता है तक, उसके यानी गोपाल की काम समाप्त करने तक मैंने उसका इंतज़ार किया। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इस वेटिंग नामक जो एक्शन है उस एक्शन के टाइम को शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर टिल के अलावा और भी कुछ कंजंक्शंस हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, हम अनटिल का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर गोपाल, मैं गोपाल का इंतज़ार करता रहा जब तक कि नहीं, इसका अर्थ क्या होता है, जब तक कि नहीं ही फिनिश्ड हिज वर्क, जब तक कि उसने अपना काम समाप्त नहीं कर लिया तब तक मैंने उसका इंतज़ार किया। तो ये भी वही सेम वर्क कर रही है। मीन्स ये जो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है ये क्लॉज वास्तव में इस वेटिंग नाम के एक्शन के टाइम को शो कर रहा है। ओके, अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर गोपाल, मैं गोपाल का इंतजार करता रहा उतनी देर तक जितनी, एज लॉन्ग एज मीन्स उतनी देर तक जितनी, तो उतनी देर तक मैं उसका इंतजार करता रहा जितनी देर तक ही फिनिश्ड हिज वर्क, यानी जब तक उसने अपना काम समाप्त किया उतनी देर तक मैंने उसका इंतज़ार किया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर व्हेन एवर, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज आदि कंजंक्शंस का यूज़ आपने देखा। अगली स्लाइड में हम कुछ और भी कंजंक्शंस का यूज़ देखते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड में पहुँचते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही कुछ स्पेशल कंजंक्शंस का यूज़ आपको बतलाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आपको देखना है, ज़रा इन सेंटेंसेस को बड़े गौर से पढ़ें और फिर मैं जो बताता हूँ उस पर थोड़ा सा सोचें। देखिए ज़रा, रामू केम आउट ऑफ हिज हाउस, रामू अपने घर से बाहर आया। इट बिगैन टू रेन एट वंस, तुरंत ही बारिश होने लगी। आप इस सेंटेंस को ज़रा गौर से पढ़ें, फिर दूसरे सेंटेंस को भी ज़रा गौर से पढ़ें। देखिए ज़रा, ही सा अस, उसने हमें देखा। ही डिसअपियर्ड इमीडिएटली, वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। ओके, अब आप इन दोनों ही सेंटेंसेस को ज़रा गौर से पढ़ें तो पाएंगे क्या कि ये दोनों काम एक के बाद एक तुरंत हो रहे हैं। मीन्स जैसे ही एक काम पूरा होता है वैसे ही दूसरा काम शुरू हो जाता है। मीन्स एक के बाद एक इमीडिएटली जब दो एक्शंस घटित होते हैं तो वहाँ पर उन दोनों एक्शंस को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हमें किन कंजंक्शंस का यूज़ करना चाहिए, ज़रा गौर करें। हमें करना चाहिए एज सून एज का यूज़, जस्ट एज का यूज़, या केवल एज का यूज़ भी आप कर सकते हैं, एंड नो सूनर का यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये जो तीन कंजंक्शंस हैं, इन तीन कंजंक्शंस का यूज़ आपको करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब दो एक्शंस इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर हो रहे हों। मीन्स एक के बाद एक क्विक सक्सेशन में अगर एक्शंस हो रहे हों, मीन्स पहला एक्शन अभी समाप्त भी नहीं हो पाया है कि दूसरा एक्शन शुरू हो गया। जब ऐसी कंडीशंस हो तो हमें ऐसे क्विक एक्शंस को शो करने के लिए इन तीन कंजंक्शंस का यूज़ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए इस बात पर ज़रा गौर करिए। देखिए, अब इन सेंटेंसेस को जब हम जोड़ेंगे तो किस तरीके से जोड़ सकते हैं, जैसे एज सून एज, तो जरा देखिए यहाँ पर क्या हुआ। आपने लगाया एज सून एज, इसका मीनिंग होता है ज्यों ही, जैसे ही, इसका मतलब होता है। तो एज सून एज रामू केम आउट ऑफ हिज हाउस, जैसे ही रामू अपने घर से बाहर निकला वैसे ही इट बिगैन टू रेन। अब यहाँ इस कॉमा का मीनिंग है वैसे ही या ज्यों ही, त्यों ही। तो इस कॉमा का मीन्स क्या हो गया? त्यों ही। तो जैसे ही या ज्यों ही रामू अपने घर से बाहर आया त्यों ही पानी बरसने लगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। अब आप देखिए जरा यहाँ पर ज्यों ही, तो ये वाली जो क्लॉज हुई ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई। अब इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज़रा गौर करें कि यहाँ पर इट बिगैन टू रेन, पानी बरसना शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ? इसके यानी पानी बरसने के टाइम को शो कर रहा है। मीन्स ज्यों ही यानी उसी समय, ऑलमोस्ट उसी समय पानी बरसना शुरू हुआ जब मैं या जब रामू घर से बाहर निकला। ओके, तो ये भी आपकी टाइम शो करने वाली एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। अब यहाँ पर इसी स्थान पर आप क्या कर सकते हैं? जस्ट एज का यूज़ भी कर सकते हैं। सेम एज सून एज के स्थान पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं? जस्ट एज, इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? जस्ट एज रामू केम आउट ऑफ हिज हाउस,
इट बिगेन टू रेन। तो ये दोनों ही एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, अर्थात लगभग दोनों ही एक दूसरे के स्थान पर या प्लेस पर यूज किए जा सकते हैं। अब अगले सेंटेंस पर जरा गौर करते हैं। ही सा अस, उसने हमें देखा। ही डिसअपीयर्ड इमीडिएटली, और वह तुरंत ही गायब हो गया, अर्थात वहां से विलीन हो गया, कहीं चला गया। ओके, तो आप यहां पर भी देख रहे हैं कि ये दोनों ही एक्शंस इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर हो रहे हैं, अर्थात एक दूसरे के तुरंत बाद हो रहे हैं। देखिए, आप यहां पर इन दोनों ही कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं। एज सून एज का प्रयोग कर सकते हैं एंड जस्ट एज का यूज भी कर सकते हैं। बट अब आपको मैं यहाँ पर नो सूनर का यूज करके दिखाता हूँ। और नो सूनर क्या है? एज सून एज या जस्ट एज का नेगेटिव है। मीन्स इसका सेंस जब हम यूज करते हैं तो इसका सेंस क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। मैं भी करके आपको दिखला रहा हूँ, बट ऐसे ही दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसमें एक्शन वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली हो रहे होते हैं, अर्थात तुरंत एक दूसरे के बाद घटित हो रहे होते हैं। तो जरा गौर करें हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जरा देखिए, इसका प्रयोग करने में आपको एक विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। पहली सावधानी तो ये कि नो सूनर का प्रयोग आप वाक्य के स्टार्टिंग में ही करेंगे। आप इसका प्रयोग आप बीच में नहीं कर सकते। जैसे आप इनका यूज आप बीच में भी कर सकते हैं, अन्य कंजंक्शंस का यूज आप बीच में भी कर सकते हैं, बट नो सूनर का यूज आप वाक्य या सेंटेंस के बीच में नहीं कर सकते हैं। आपको इसको पहले ही करना होगा, और जब बीच में जो कंजंक्शन आएगा वो देन आता है। ओके, सो ये पेयर में होता है, इसलिए आप इसको नो सूनर और देन का प्रयोग, नो सूनर से एक वाक्य यहाँ पर शुरू होगा और फिर बीच में देन लगेगा और फिर दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हम लिखते हैं नो सूनर। जरा गौर से देखिए यहाँ पर किस प्रकार से सेंटेंस की रचना हुई है। देखिए, हमने नो सूनर का यूज़ किया है और फिर ही सा अस को हमने एक्चुअली किस चीज़ में बदला है? हमने सा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस सेकंड फॉर्म को हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किया है। ओके, और सा सेकंड फॉर्म इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमने किया है। यस, सो नो सूनर के बाद आपको ध्यान में रखना है कि नो सूनर का जब भी हम यूज़ करेंगे तो आपको उसके तुरंत बाद रिलेटेड जो टेंस है, सपोज यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो आप यहाँ पर क्या करते? डू या डज का यूज़ करते, या किसी भी टेंस में है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का आप यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद मेन वर्ब आएगी। ऑलराइट, और बीच में आपको कॉमा नहीं लगाना है। एक ये जो और कंजंक्शन है देन, इसका यूज़ आपको करना है। तो आप इसकी संरचना को अच्छे से समझ लीजिए। जब कभी भी हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं तो वाक्य के आरंभ में ही करते हैं, बट नो सूनर के तुरंत बाद वास्तव में हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आती है। तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ओके, अब आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। माई इंग्लिश टीचर टीचेज इन द क्लासरूम। मेरे इंग्लिश टीचर क्लासरूम में पढ़ाते हैं। दूसरा सेंटेंस है देयर इज़ गुड डिसिप्लिन देयर, वहाँ पर अच्छा अनुशासन होता है। अब यहाँ पर भी अगर आप गौर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों ही एक्शन या ये जो दोनों ही काम हो रहे हैं ये एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो कई बार आपको ये देखने में मिलता है कि जब दो एक्शंस एक साथ एक जगह पर साइमल्टेनियसली घटित हो रहे होते हैं तो वहाँ पर हम एक वाइल नामक कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि वाइल का प्रयोग आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में भी कर चुके हैं और वहाँ पर उसका अर्थ जबकि निकलता है। उसका मीनिंग क्या होता है? जबकि, विरोधाभास बताता है। बट यहाँ पर इसका अर्थ जो है वो विरोधाभास नहीं है। इनफैक्ट दो एक्शंस एक ही समय पर जब घटित हो रहे होते हैं उस समय हम वाइल का जब प्रयोग करते हैं तो वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और टाइम को शो करता है। इसलिए वाइल का यूज़ आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में भी कर सकते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आपने वाइल का यूज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर के आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, जो विरोधाभासी कंजंक्शंस हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं, वो वीडियो देखेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई संदेह रह जाता है तो कमेंट बॉक्स पर मुझे अपनी प्रॉब्लम या अपने कन्फ्यूज़न के बारे में लिखें, मैं उसके बारे में आपको तुरंत ही आंसर दूंगा। आइए अब जरा देखते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को हम यहाँ पर किन प्रकार से इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो जरा देखिए, तो जरा देखते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को हमने किस प्रकार से जोड़ लिया है।
मेरे इंग्लिश टीचर क्लासरूम में पढ़ाते हैं, देयर इज़ गुड डिसिप्लिन देयर, तो वहाँ पर अच्छा डिसिप्लिन होता है, बच्चे लोग शोर नहीं करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो ये देखिए, ये काम जो टीच करने का काम होता है और डिसिप्लिन मेंटेन रखने का काम होता है वो एक समय पर हो रहा है, और जब ऐसा होता है तो हमको while नामक कंजंक्शन का यूज़ करना चाहिए। ओके, सो while माई इंग्लिश टीचर टीचेज इन द क्लासरूम, उस समय जब मेरे इंग्लिश टीचर क्लासरूम में पढ़ाते हैं, देयर इज़ गुड डिसिप्लिन, वहाँ पर अच्छा अनुशासन होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से आपने टाइम को शो करने वाले कंजंक्शंस का यूज़ आपने किया। अब कुछ और प्रैक्टिस करिए, अपने कुछ सेंटेंसेस बनाइए, कुछ प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उन डाउट्स को क्लियर करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब चलते चलते मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।